हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बायोलॉजी का क्लास 12th बायोलॉजी का एक चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी मानव प्रजनन तंत्र। उसका एक टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है टेस्टिस, यानी वृषण। वृषण, आज हम लोग वृषण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मानव में वृषण की संख्या जो होती है वो एक जोड़ी होती है। मानव में वृषण की संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। मानव में वृषण की संख्या एक जोड़ी होती है और यह बाह्य उदरीय होते हैं। मानव का वृषण जो होते हैं वो बाह्य उदरीय होते हैं, लेकिन ये वृषण जो होते हैं प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में ये जो वृषण होते हैं प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में उदरीय गुहा में उपस्थित होते हैं। उदरीय गुहा में उपस्थित होते हैं। उदरीय गुहा में उपस्थित होते हैं। ये वृषण जो होते हैं मानव में प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में उदरीय गुहा में उपस्थित होते हैं, लेकिन भ्रूणीय परिवर्धन के 7वें माह में लेकिन भ्रूणीय परिवर्धन के 7वें माह में लेकिन भ्रूणीय परिवर्धन के 7वें माह में उदरीय गुहा से बक्क्षर नाल से होते हुए उदरीय गुहा से बक्क्षर नाल से होते हुए उदरीय गुहा से के बक्क्षर नाल से होते हुए कहाँ चले जाते हैं? तो वृषण कोश में आ जाते हैं। उदरीय गुहा से बक्क्षर नाल से होते हुए वृषण कोष्ठ में आ जाते हैं। आइए देखते हैं एक बार फिर। मैंने बताया कि मानव में वृषण जो की संख्या जो होती है वह एक जोड़ी होती है और ये बाह्य उदरीय होते हैं, लेकिन प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में उदरीय गुहा में उपस्थित होते हैं, यानी कि प्रारंभिक जो अवस्था होता है उसमें ये उदरीय गुहा में उपस्थित होते हैं, लेकिन भ्रूणीय परिवर्धन के 7वें माह में, यहां बताते चले कि मानव का गर्भकाल जो होता है वो 9 माह का होता है। मानव का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 9 माह का होता है। तो यहां भ्रूणीय परिवर्धन के 7वें माह में उदरीय गुहा से बक्क्षर नाल से होते हुए वृषण कोष्ठ में आ जाते हैं। आइए देखते हैं, इसको डायग्राम के द्वारा हम लोग समझते हैं कि ये क्या होता है। डायग्राम में इसको देखेंगे हम लोग तो
डायग्राम के द्वारा इसको देखेंगे। ये टेस्टिज है, कहाँ है? तो अभी उदरीय गुहा में है। ओके, ये लाइनिंग देख रहे हैं, लाइनिंग के ऊपर वाला भाग क्या है? उदरीय गुहा। और ये आपका वृषण हुआ, ये वृषण है, वृषण है। और ये जो है वक्षण नाल है, नाल है। और ये दिखाई दे रहा है, ये टेस्टिज है, वृषण नाल है। और जो है इसको हम लोग वृषण रज्जु बोलते हैं, वृषण रज्जु है ये। और ये गुबरनिकुलम, वक्षण नाल, वृषण रज्जु, गुबरनिकुलम, वृषण। और वृषण कहाँ है? तो उदरीय गुहा में है। अब देखिए, वृषण, उदरीय गुहा। मैंने बोला, अभी बताया मैंने कि मानव में वृषण की संख्या 1 जोड़ी होती है और ये प्रारंभिक अवस्था में कहाँ रहते हैं? तो उदरीय गुहा में रहते हैं। लेकिन भ्रूणीय परिवर्धन के 7वें माह में, भ्रूणीय परिवर्धन के 7वें माह में कहाँ जाते हैं? वृषण कोष में आ जाते हैं। ये वृषण कोष, वृषण कोष में आ जाते हैं। वृषण कोष एक पाउचनुमा संरचना है। और ये लाइनिंग जो दिखाई दे रहा है, ये लाइनिंग के ऊपर वाला भाग क्या है? उदरीय गुहा में है। तो 7वें माह में वक्षण नाल से होते हुए कहाँ आ जाते हैं? वृषण कहाँ आ जाते हैं? तो वृषण कोष में आ जाते हैं। और ये वृषण जो होता है, जब नीचे आता है उदरीय गुहा से, जब वृषण कोष में आता है, तो आकर वो क्या होता है? गुबरनिकुलम के द्वारा, देखिए यहाँ गुबरनिकुलम के द्वारा आकर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। ये फिर से ऊपर नहीं जाता है, परमानेंटली जो होता है। यानी कि वृषण जो होता है, मानव का वृषण जो पाया जाता है वह वृषण कोष में ही पाया जाता है, फिर से ये वापस नहीं जाता है। क्योंकि ये गुबरनिकुलम के द्वारा क्या रहता है? कि जुड़ा रहता है। अब ये दिख रहा है कि वृषण रज्जु है, तो वृषण रज्जु क्या है? तो ये जो होता है कि वृषण जो होता है कि जिसमें लटका हुआ रहता है, और इसके द्वारा सीरा और धमनी और जो होता है कि तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाएं होती है, उनकी सप्लाई इसके द्वारा की जाती है। तो मैंने बताया कि मानव में वृषण की संख्या जो होती है 1 जोड़ी होती है, और ये बाह्य उदरीय होते हैं। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में वृषण जो होते हैं कहाँ होते हैं? उदरीय गुहा में होते हैं। लेकिन भ्रूणीय परिवर्धन के 7वें माह में, भ्रूणीय परिवर्धन के 7वें माह में ये कहाँ आ जाते हैं? वृषण कोष में आ जाते हैं। और आपको मैंने बताया कि मानव का गर्भकाल जो होता है वो कितने दिन का होता है? 9 माह का होता है। लेकिन यहां देखेंगे कुछ उदाहरण, हम एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे कि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनके वृषण जो होते हैं परमानेंटली जो होता है हमेशा उदरीय गुहा में पाया जाता है। जैसे मैं यहाँ एक जीव का नाम लिखता हूं, स्तनधारी का, एलिफेंट, वेल। ये जो जीव हैं
इनके वृषण जो होते हैं एलिफेंट यानी हाथी, व्हेल, ये जो स्तनधारी जीव है, लेकिन इनका वृषण परमानेंटली क्या यहाँ रहता है, तो उदरीय गुहा में पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके शरीर का तापमान जो होता है वो कम होता है, इसलिए इनके अंदर वृषण जो होते हैं उदरीय होते हैं। मैंने बोला कि कुछ ऐसे भी स्तनधारी है जिनमें के वृषण जो होते हैं जिनके, वह हमेशा उदरीय गुहा में पाए जाते हैं। तो ये स्तनधारी का, ये एलिफेंट और व्हेल एक स्तनधारी हैं जिनके वृषण हमेशा कहाँ पाया जाता है, उदरीय गुहा में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके शरीर का तापमान जो होता है कम होता है, इसलिए इनके वृषण जो होते हैं उदरीय होते हैं। क्योंकि कम तापमान के अंदर शुक्राणुओं का जो परिपक्वन होता है वह आसानी से होता है। कम तापमान के अंदर शुक्राणुओं का जो परिपक्वन होता है वह आसानी से होता है, इसलिए इनके शरीर का तापमान कम होता है, इसलिए इनके वृषण जो होते हैं वह उदरीय होते हैं, यानी कि परमानेंटली जो होता है उदर गुहा में ही पाए जाते हैं। लेकिन मानव का वृषण जो होता है बाह्य उदरीय होता है, उदरीय गुहा में नहीं रहता है। मैंने बताया कि भ्रूणीय परिवर्धन के 7वें माह में मानव का वृषण कहाँ आ जाता है, वृषण कोष में आ जाता है। अब बात करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रैट, बैट यानी चूहा और चमगादड़, इनके भी वृषण जो होते हैं क्या होते हैं, उदरीय होते हैं। जनन काल में वृषण उदरीय गुहा से बाहर आ जाते हैं। जब इनका जनन का समय होता है, यानी कि जनन काल जो होता है, उस समय वृषण जो होते हैं उदरीय गुहा के बाहर आ जाते हैं, एवं जैसे ही जनन काल पूरा होता है, फिर से वृषण उदरीय गुहा में चले जाते हैं। मैंने बोला कि चूहा जो है, चमगादड़ है, इनके भी वृषण उदरीय होते हैं। जनन काल में वृषण उदरीय गुहा से बाहर आ जाते हैं, एवं जैसे ही जनन काल पूरा होता है ये फिर से उदरीय गुहा में चले जाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं एलिफेंट, व्हेल, तो एलिफेंट और व्हेल में जो वृषण होता है वह क्या होता है कि उदरीय होता है, परमानेंटली जो होता है इनके उदर गुहा में पाया जाता है, क्योंकि इनके शरीर का तापमान कम होता है, और शरीर के तापमान कम होने के कारण जो होता है इनमें शुक्राणु का जो परिपक्वन जो होता है वह आसानी से होता है, अच्छे तरीका से होता है। और ये जो होता है कि जो हमेशा जो होता है ये वृषण जो उदरीय होते हैं, और कम तापमान के कारण इनमें जो होता है शुक्राणु का परिपक्वन आसानी से होता है। यहाँ देखेंगे रैट और बैट यानी चूहा और चमगादड़ के वृषण भी जो होते हैं उदरीय होते हैं, लेकिन जनन काल के समय इनके वृषण जो होते हैं वह उदरीय गुहा से बाहर आ जाते हैं, एवं जैसे ही जनन काल पूरा होता है फिर से गुहा में चले जाते हैं। आज का क्लास रहा यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एक टॉपिक था मानव प्रजनन तंत्र का, जिसका नाम था टेस्टिस, इसके बारे में हम लोग क्या किए, पूर्ण रूप से अध्ययन किए। और अगले वीडियो में जो वीडियो आएगा इसमें नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे अच्छा से। तो चलिए।